नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उदारवादी नारीवाद क्या है। और ये जो पार्ट है वो सेकंड लहर में शामिल होता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में दूसरी नारीवादी लहर। ठीक है, पहली लहर क्या थी उसके बारे में आप पढ़ चुके हो, दूसरी क्या है उसके बारे में भी आप पढ़ चुके, जिसके अंदर मताधिकार के बारे में बात करी गई है। लेकिन दूसरी लहर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर नारीवादी सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो दे रखी हैं। पूछते ना कि नारीवाद कितने प्रकार की होती है या उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यही हैं: उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, रेडिकल, इकोलॉजिकल, अश्वेत। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और पहला तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उदारवादी नारीवाद, तो ये एग्ज़ाम में कई बार आता भी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है नेतृत्व मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने किया था। इनके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई इसका नाम यहाँ पर क्या है, वी है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ठीक है, जो पहला वर्ड ए लिखा है वो गलत है, यहाँ पर वी आएगा, ए की जगह वी। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। महिलाओं के लिए समान अधिकार एवं विशेष अधिकारों का समर्थन किया था इन्होंने, जो पुरुष को प्राप्त हैं, क्योंकि महिलाएं भी क्या हैं, समान रूप से मानव ही हैं। इन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था और ये कारण दिया था कि भाई पुरुष अगर मानव है तो महिला भी क्या है, मानव है। ठीक है, मैरी ने और उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है यदि महिलाओं को शिक्षा व अवसर विवेकशील प्राणी होने के नाते प्राप्त हों। अगर उनको एजुकेशन की सारी चीज़ें दी जाएंगी तो ये इक्वालिटी जो है अपने आप स्थापित हो जाएगी, भेदभाव अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लोगों को एजुकेशन देना अलग है और एजुकेशन देने के साथ साथ उनको एजुकेशन का यूज़ करना, उनको समझाना, दोनों बातें अलग होती हैं। इसलिए मेरा मानना यही है, हम सब जो भी हम पढ़ते हैं उन सभी बातों को हमें समझना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हमें एग्ज़ाम दे के हम पास आउट हो जाएं। जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको समझना और ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एजुकेशन का अच्छे से पर्पस समझ सकते हैं। अन्यथा वो सिर्फ एक कागज़ है और कुछ नहीं है, वो पास करा सकता है और कुछ नहीं। इसलिए हम कुछ भी जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हमें अच्छे से समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और हमें अपने दिमाग में उसका यूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने भी वही बात कही है कि एजुकेशन दो ताकि सभी लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या हो, जान सकें, समझ सकें। तो यही सब हम आपसे भी उम्मीद करते हैं। चलिए, अन्य समर्थक जो और बहुत सारे समर्थक हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हैरियट टेलर मिल, ये इनकी वाइफ थी, ये इनकी क्या थी, वाइफ थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसे समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाए जो तार्किक होगा, जिसमें जन्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो भी अगर असमानता भी की जाएगी, ठीक है, तो उसके साथ एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि विद रीज़न के साथ होगा जो भी होगा। ठीक है, विद रीज़न। जैसे कि कोई लेडीज़ है, गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको ज़रूरत क्या है, स्पेशल है। ठीक है, तो वो उस टाइम प्रेगनेंसी के समय पुरुष के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती हैं। जब प्रेग्नेंट नहीं है तो वो काम कर सकती हैं। कहने का मतलब है कुछ विशेष समयों पर उनको विशेष फैसिलिटी भी उनको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रीज़न दिए जाएंगे कब उनको स्पेशल पावर देनी चाहिए। वैसे तो दोनों ही बराबर ही हैं और होना भी चाहिए, बस कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे उनको ज़्यादा सिक्योरिटी की और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है और उनको वो हेल्प देनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, यानी कि राइट फॉर वोट का अधिकार होना चाहिए एवं पुरुष के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी अमेरिकी विचारकों में विशेषकर बैटी फ्रीडन, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बैटी फ्रीडन बुक लिखी थी, द फेमिनिज द मस्टिक। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द फेमिनी मस्टिक। ठीक है, स्त्री रहस्य, इन्होंने एक बुक लिखी थी इनके ऊपर। कहा, मैं उस संस्कृति मिथ्या को दूर करने का प्रयास किया
जिसमें यह माना जाता है कि घरेलू जीवन में महिला की सुरक्षा एवं पूर्णता कंप्लीट की होती है, यानी कि महिला जो है घर में रह के सुरक्षित है। क्या आपको लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आदमी अच्छा नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, तो औरत जो है चाहे घर में हो चाहे बाहर कहीं सुरक्षित नहीं है। अच्छी मानसिकता का होना आसपास के लोगों में बहुत ज़रूरी है। इसी मान्यता के कारण रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश को हतोत्साहित किया है, यानी कि प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये उस मिथ्या को ख़त्म करना चाहती हैं जो बनी हुई है लोगों में कि महिलाओं को घर ही रहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहती हैं घर के अंदर। हम नहीं मानते। अगर इंसान जो भी पुरुष है, जो भी आदमी है, अगर गलत मेंटेलिटी का आदमी है तो महिला चाहे घर पर हो चाहे वो बाहर, वो सिक्योर फील नहीं कर सकती। इसलिए अच्छी मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल भी अपना ऐसा बनाए रखें जिनकी मेंटेलिटी अच्छी हो। चलो आगे पढ़ते हैं। कोई बुरा मान जाए तो सॉरी भाई। बेटी फ्रीडन के अनुसार, बेटी फ्रीडन इन्होंने और भी बातें कही हैं कि महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है। अनाम का मतलब होता है अनोनिमस, यानी कि ऑफ अ पर्सन नॉट आइडेंटिफाइड नेम, यानी कि गुमनाम। महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी सही से होती ही नहीं है, यानी कि उनको इस तरीके से रीडिज़ाइन कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है कि वो अपना अस्तित्व नहीं जान सकती या अपने बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकती। उनका पहले से ही एक सिलेबस बना रखा है, आपको वहीं रहना है, अब उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कर देते हैं। तो इन्होंने उसका विरोध किया है। तो महिलाओं में घरेलू कार्य के कारण निराशा और समानता उत्पन्न होती है क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में अपने व्यक्तिगत विकास करने से क्या होती है, वंचित हो जाती है, यानी कि रह जाती हैं, अलग हो जाती हैं, दूर रहती हैं उनसे, क्योंकि उनको अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि वो कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे किसी गरीब आदमी को कहते हैं ना, तुम अमीर बन सकते हो, अच्छे से मेहनत करो आप अमीर बन सकते हो, तो वो ऐसा कभी सोच ही नहीं पाते कि हम अमीर भी बन सकते हैं। ठीक है, ओके, बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। 12वीं पास आउट हो चुके हो सबके सब, मेहनत करो ताकि आप अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमा सको, भले वो 1 रुपये की ना हो, लेकिन अपनी मेहनत से पैसे कमाओ, अच्छा है। लेकिन किसी गलत काम से नहीं, ये अपना दिमाग चलाओ, कैसे काम कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो, ओके, जिसमें सब में कम हो, मेहनत होनी चाहिए, कोई गलत तरीका नहीं। चलो आके बेटी फ्रीडन, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। बेटी फ्रीडन महिलाओं और पुरुष के मध्य प्रकृति एवं प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। उनके अनुसार, ठीक है, उनके अनुसार महिलाओं का झुकाव परिवार एवं घरेलू जीवन के प्रति स्वाभाविक होता है। अंतः फ्रीडन ने महिलाओं के लिए घर एवं परिवार को केंद्रीय रूप में महत्वपूर्ण माना है क्योंकि उनके अंदर ये स्वाभाविक है। वो एक कोई साइंस में आता था ऑक्टीसोनिक, ऐसी कोई नाम है उसका, ऑक्टीसोनिक होता है जो महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है, जो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन, और महिला जाए इमोशनल भी होती हैं, तो वो ऑक्सीटोनिक ऐसी कुछ नाम है उसका। ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो ऑक्सी नाम से कुछ है। चलो, केंद्रीय रूप में महत्वपूर्ण माना है, लेकिन आमूल नारीवादी, ये भी एक तरह की विचारधारा है भाई। आमूल नारीवादियों ने इस मान्यता को क्या करा, अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा बेटी फ्रीडन ने पुरुष और महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में सदैव समानता का समर्थन किया। उदारवादी नारीवादियों के विचार में एक बड़ी गलती है जिसमें, और आमूलवादी नारीवादियों ने ध्यान दिलाया कि क्योंकि आमूल नारीवादियों के अनुसार महिलाओं को व्यक्ति के रूप में नहीं लेकिन उसका लैंगिक रूप में शोषण हुआ है। ठीक है, यानी व्यक्ति नहीं, उसके मतलब कि महिला होने पे उसके साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। समानता क्या, अगर दोनों को समान कर देंगे इससे कोई सॉल्व नहीं होगा, उनके जेंडर के पे भी शोषण किया जा सकता है कि आप औरत हो इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो समझ रहे, इन्होंने ये कहा है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि महिला पुरुष के अधीन है। ठीक है, प्रश्न ये नहीं है कि जो महिला हैं वो पुरुष पर निर्भर हैं, ठीक है, बल्कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है, यानी कि जेंडर पे। ये ऐसा नहीं कि ये नहीं कि महिला जो है आदमी पे ही निर्भर रहती, नहीं, उनको जेंडर के ऊपर ही जो भी है नुकसान पहुंचाया जाता है कि आप स्त्री हो इसलिए आपको क्राइटेरिया इतना है पहले से। दूसरी ओर आमूल नारीवादियों के अनुसार
अब इन्होंने कहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उदारवादियों ने मानवीय आधार पर महिलाओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक महिला एक सामूहिक पहचान और एकता निर्मित नहीं होगी, जब तक लैंगिक समानता प्राप्त नहीं होगी, यानी जब तक महिलाओं को सेपरेट नहीं किया जाएगा, उनको एक अलग पहचान नहीं दी जाएगी, जब तक महिलाओं में इक्वलिटी स्थापित नहीं हो सकती। यानी कि उनको एक सेपरेट दायित्व आइडेंटिफिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तभी सारी चीज़ें क्या हो सकती है, लागू हो सकती हैं। ये आमूल नारीवादियों ने कहा है। उदारवादियों ने लैंगिक विभाजन को दूर करते हुए पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता का समर्थन किया, जबकि आमूल नारीवादी महिला की एक पृथक पहचान और एक पृथक अस्तित्व के लिए संघर्ष है। यानी कि इसके लिए ये लड़ाई चलती रहेगी। समानता साबित करने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को एक सेपरेट पहचान दो, तभी जो है हो सकता है। अंत उदारवादी नारीवाद मूल रूप से पुरुष और महिला के मध्य समानता के समर्थक हैं। ठीक है, ये फेडरिक की बातें हैं, बैटी फ्रीडन नाम है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को वैधिक अधिकार, ये उदारवादी नारीवाद की बात हो रही है, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स प्रदान करने पर बल दिया गया। महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें शिक्षा के समान अवसर दिया जाए। ठीक है, ये मैरी ने कही थी ये बात, जिसमें परिवार का कल्याण तथा एक स्वस्थ परंपरा का क्या होगा, प्रारंभ होगा। महिलाओं को पुरुष की भलाई के लिए शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित कराना परिवार के हित में ही होगा। ऑब्वियसली बात है, एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लो कोई लेडीज़ होती हैं, वो अपनी बेटी को लेके बैंक जाती हैं, अगर बेटी पढ़ी लिखी होंगी तो वो बैंक का फॉर्म जो भी होता है वो ईज़िली भर देती है, जिससे माँ को भी क्या होता है, खुशी मिलती है। भले बेटी जो है माँ के साथ जाए या पिता के साथ जाए, दोनों को खुशी होगी। ठीक है, तो वो उनके बैंक में वो जो भी काम है वो सारे उनको करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, जिससे क्या होगा, परिवार का तो एक भला होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन होना, पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना परिवार के हित में ही होगा। ये कुछ हैं सारा गिरिक, जिन्होंने 1792 से लेकर 1853 पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया। हैरी टेलर, ठीक है, समान अधिकारों का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल 1853, ठीक है, वो 1800 से लेकर 1873 तक रही। समान अधिकारी, नारी पुरुष में समानता लाने के लिए सबसे बड़ा तथ्य यह है कि उनको मत देने का अधिकार जरूर मिले। ठीक है, वोट देने का अधिकार, यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो वोट देने के अधिकार की बात की जा रही है। न्यूजीलैंड जो है प्रथम देश बना था वोट का 1893 में। 1920 में अमेरिकी संशोधन 1920 में 19वां संशोधन हुआ, उसमें वोट का अधिकार जोड़ा गया। और 1928 में ब्रिटेन संपूर्ण रूप पूरे ब्रिटेन में लागू हो गया है, पूरे यूके में, कि महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया जाएगा। हमारे देश में देखो इलेक्शन 1951-52 के बाद हुए और वोट का अधिकार नहीं था उस टाइम भी महिलाओं को, बाद में मिला था। तो हम लोग कितने पीछे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, आपके जो भी सब्सक्राइब होते हैं पता लग जाता है कि आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, ओके।